हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल देखने में ऊपर से ऐसा लगता है बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम में चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज हो, वनडे जितने भी एग्जाम होते हैं आपके एफकैट, सीडीएस, सीपीएफ, सब में प्रीएम्बल से कई सारे सवाल बनते हैं। आज हम एक एक सवाल को कवर कर लेंगे जो प्रीएम्बल से उठ सकते हैं। उसके अलावा जो भी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको देता चलूंगा। प्रीएम्बल में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिखाने वाला होगा कि प्रीएम्बल प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरीके से दिखता है। बस एक बात और आप समझ लीजिए कि हमने इस चैनल पे किस तरीके से वीडियोस डाल रहे हैं आपके लिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अभी सबकी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। हर प्लेलिस्ट में सिर्फ हम वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन को बूस्ट देगा। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हम यहां पे करवाते हैं, वही टॉपिक्स लेकर के आते हैं जहां से रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। और मैं अलग से एक सीरीज एक और चला रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए, रेलवे, एसएससी, DSSB, एफकैट, हर एग्जाम में वो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसकी सीरीज चल रही है। आपको कैसे वहां एक्सेस पाना है, नीचे इस वीडियो के चैनल का नाम होगा, आप उसको क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिलेगी। एक हमने मॉडर्न हिस्ट्री का प्रॉपर मैराथन डाल रखा है, आप उसे जाके देखो। आपके कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैराथन के फैक्ट्स आपके कवर है वहां पे हिस्ट्री के। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस तरह की वीडियोस का और एक्सेस चाहिए तो नीचे आपको अभी तक सब्सक्राइब बटन दबा देना चाहिए। सब्सक्राइब दबा दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, जो नया नोटिफिकेशन आएगा वो आपको पता लगता रहेगा। और लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको अपने तक सीमित मत रखा करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, अभी मैं आपको ऊपर से पहले समझा देता हूं कि प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, फिर हम थोड़ा सा डीप एक एक वर्ड को हम समझेंगे, वहां से कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कनेक्टेड हैं हम उनको भी पढ़ेंगे। और प्रीएम्बल के साथ साथ आपके ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो पहले आ जाते हैं प्रीएम्बल। देखिए, जो प्रीएम्बल है ये लैटिन वर्ड प्रीएम्बलस से निकला है। प्रीएम्बलस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। आप कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट पेश करते हैं, उससे पहले उस लॉ, उस एक्ट का एक प्रीफेस होता है। सेम हमारे संविधान का एक प्रीफेस है, सबसे पहला पन्ना, उसके अंदर सोर्स, नेचर और ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं कि हमारा संविधान, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस हिसाब से वर्क करेगा और हमें क्या क्या चीजें इन फ्यूचर अचीव करनी है और हमें बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखना है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये विजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बैठी थी हमारी, उनका विजन है, वो इस पेपर पे लिखा हुआ है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मैं आपको दिखा देता हूं प्रीएम्बल दिखता कैसा है। तो ये है इंग्लिश वालों का, कि मतलब इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सोर्स बता रहा है, हैविंग सोल मेनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें 2-3 वर्ड ऐड हुए हैं 1976 42nd अमेंडमेंट में। क्या क्या ऐड हुए हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये वो नेचर बता रहा है। अभी एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले आप देख लो इसमें क्या लिखा है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 चीजें समझे। और ये हमने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट कर लिया गया था। तो ये है प्रीएम्बल। अब इसका एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं हम वो भी एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो बने रहना बस साथ में। हिंदी में देख लेते हैं कि हमारा जो देश है, हम भारत के लोग, ये सोर्स हो गया। हमारा देश जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या दे रहे हैं हम, न्याय, स्वतंत्रता, समता और राष्ट्र की एकता, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमारा गोल है और यही हमें बना के रखना है। तो अब आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर, जहां से आपके डायरेक्ट पेपर में सवाल बनता है। पहली चीज कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपको प्रीएम्बल जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, ये इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अंदर लिखा है हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। तो सबसे पहली चीज उसमें लिखी है सोर्स, कि प्रीएम्बल के अंदर बताया था ना मैंने, ये देखो
ये प्रियम्बल हमें दिया किसने है? ये कोई बाहर के शक्ति ने नहीं दिया हमको, हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या रूल ऑफ द पीपल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे प्रियम्बल हो, वो उसका सोर्स होगा वी द पीपल, हम लोगों ने। तो सोर्स आपका समझ में आ गया, ये है वी द पीपल। तो अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट पावर जो हम डिराइव करते हैं वो वी द पीपल है। उसके बाद में नेचर क्या है इसका? नेचर है सोवरेन। अभी एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। सोशलिस्ट, सेक्युलर। मैं साथ साथ लिखता हूं आपके इसलिए क्योंकि आपके वो चीजें दिमाग में छपती चली जाएंगी। ऐसा नहीं करता मैं कि आपको प्रिंटेड मटेरियल दे दो और उसे पढ़ पढ़ के बता दूं, बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते उस चीज से। और इस चीज को आपने अपनी कॉपी में भी लिखना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी लिखवाने वाला हूं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अभी एक एक वर्ड को हम समझेंगे और इन सब से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं वो भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो हमने 3 चीजों में तोड़ लिया अपने प्रियम्बल को कि इसमें क्या क्या दे रखा है। ऑब्जेक्टिव्स में है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, इस तरीके से हमारा प्रियम्बल बटा हुआ है। फिर से तो मैं आपको बता देता हूं। मैं सोर्स हो गया हम भारत के लोग, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य आपका नेचर, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं समता, राष्ट्र की एकता, ठीक है, इनको हम सुनिश्चित करते हैं। ये सारे हो गए। अब इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले आ जाते हैं हम सोर्स। तो आपको समझ में आ गया कि सोर्स है हम लोग, वी द पीपल, हमने प्रियम्बल खुद को दिया है। उसके बाद में आ जाते हैं पहला वर्ड जो नेचर के अंदर है वो है सोवरेन। देखिए सोवरेन का मतलब क्या होता है। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं। हमारे देश में कोई भी एक्सटर्नल पावर आके हमको ये नहीं बोल सकती कि आप अपने देश में ऐसा करो, आप इसको वैसा करो। कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है जिसकी वजह से कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग में कुछ चेंजेस करें। तो सोवरेन यानी हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं। सोवरेन का मतलब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये है सोवरेन वर्ड, ठीक है। इससे रिलेटेड फिलहाल कोई आर्टिकल नहीं है जो आपको ध्यान रखना है, जो आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करता भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये है सोवरेन। उसके बाद में आ जाते हैं समाजवाद पे। समाजवादी बोले तो सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है आप ये समझ लीजिए। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है हमारे देश में वेलफेयर स्टेट को प्रमोट किया गया है। सोशलिस्ट का मतलब ये नहीं होता जो कि हम सोचते हैं कि कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है, नहीं। हमारा देश कहता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, कैपिटलिज्म भी हो और सोशलिज्म भी हो। ऐसी जगह भी हो जहां पे कि कैपिटलिस्ट हो और ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हो, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों में जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो। समझ रहे हो, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल करे, तो वो भी बहुत जरूरी है ताकि हमारे देश में एक एकता बनी रहे। तो सोशलिस्ट पैटर्न, तो सोशलिस्ट से जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखने हैं, पहली चीज तो ये कि ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, ये हमारे प्रियम्बल में इनिशियली नहीं था, इसे ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट। ये लिख लीजिए अब आप, अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके साथ ही और कौन से 2 टर्म ऐड करे गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आता है भाईचारे के अंदर, जो आपका फ्रेटर्निटी वाला ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर। तो ये 3 वर्ड ऐड करे गए हैं। अभी ये भी देखेंगे कि इसमें ऐड हो सकता है कुछ या नहीं हो सकता है, कौन कौन से केस इससे रिलेटेड है। सोशलिस्ट का मतलब आपको समझ में आएगा। और सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हमें बताया गया है कि हमारे देश में पॉलिसीज ऐसी बने जो सोशलिस्ट पैटर्न को प्रमोट करती हो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, मतलब कि वहां से गवर्नमेंट जो है इन सब चीजों को कंट्रोल करे और लोगों को बहुत इजीली ये सुविधाएं प्राप्त हो जाए ताकि गरीब और अमीर में ज्यादा फर्क ना रहे। तो डीपीएसपी कहां आता है, पार्ट 4, ठीक है। और इसके आर्टिकल्स जो रिलेटेड है 36 से लेके 51 तक,
ये आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में आता है, 36 से 51 में आता है। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी होना चाहिए हमारे यहाँ पे, ये कांग्रेस का एक सेशन था और ये हुआ था 1955 में। कहाँ पे? अवार्डी सेशन इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके एसएससी में, रेलवे में कई बार रिपीट हुआ है, आप चेक कर लेना। अवार्डी सेशन जो था ना कांग्रेस का, ये चेन्नई के अंदर है जगह, और उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि हमारी एक सोशलिस्ट पैटर्न होगा सोसाइटी का, तो ये एक रेजोल्यूशन वहां पास किया गया था। तो ऐसे भी सवाल बन जाता है कि अवार्डी सेशन किससे रिलेटेड है, तो सोशलिज्म से रिलेटेड है, लेकिन ये वर्ड ऐड करा गया है 1976 के अंदर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। 42nd अमेंडमेंट बता दिया मैंने आपको, डीपीएसपी बता दिया, सोशलिस्ट वर्ड हमारा हो गया है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर वर्ड पे आ जाते हैं हम। सेक्युलर से रिलेटेड हमारे कौन कौन से आर्टिकल इसको सपोर्ट करते हैं? सेक्युलर, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे यहाँ पे सर्वधर्म संभवा की जो एंशिएंट प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस लागू होती है। कई देशों में सेक्युलर होने का मतलब कहते हैं कि ये देश जो है ये एंटी रिलीजन है, ऐसा हमारे देश में नहीं है। बस हमारे देश में ये है कि हमारी जो इंडिया है, इट डज नॉट हैव अ रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ये किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करी जाती है और सबके पास ये राइट है कि वो अपना रिलीजन प्रोफेस कर सके, प्रोपोगेट कर सके, वो उसका अपना राइट है। और सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने वाले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आप समझिए कि जो मैं आपको ये बता रहा हूं ना प्रियम्बल, मैं खाली वो ही नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि उन प्रियम्बल की भावनाओं को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से सपोर्ट किया गया है, उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स आगे रखे गए हैं कि हाँ भाई प्रियम्बल का कि हम पालन कर रहे हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आता है आपका आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में, कि हम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पे देश कोई भी हम पे दबाव नहीं बना सकता। तो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, और ये भी 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है। एक ही बार अमेंडमेंट हुई है हमारे प्रियम्बल में 1976। बार बार रिपीट करा रहा हूं, इसको भूलना नहीं। 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं और हम इसे यहां से प्रमोट करते हैं। सेक्युलर वर्ड भी मैंने आपको बता दिया। सोवरन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अभी आ जाते हैं, हमारा देश में डेमोक्रेसी है ना, रूल ऑफ द पीपल है। हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अभी बताता हूं क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है हमारे यहाँ पे हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। आप खुद जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठते, आप खुद जाके विधानसभा में नहीं बैठते, लोकसभा में नहीं बैठते, राज्यसभा में नहीं बैठते, आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आप जाके वोट डालते हैं, फिर वो बंदा, वो जो भी इलेक्ट हुआ है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो आपको रिप्रेजेंट करता है उस लेवल पे। तो इनडायरेक्टली आप ही रूल कर रहे हो। एक्चुअल पावर बताई थी ना, सोर्स क्या है? वी द पीपल। हम इलेक्ट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं, सरकार चलाते हैं। इसी को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट का मतलब भी बता दिया, डायरेक्टली आप नहीं जा रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हो। तो इस टाइप का हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, समझे। अब हमारे हर लेवल पे फेडरल सिस्टम है। देखिए, आप सरकार, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है आप उसके लिए भी वोट डालते हो, विधानसभा का होता है, स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसके लिए भी वोट डालते हो। और डेमोक्रेसी को रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए, कि ये रूट लेवल तक जाए, तो डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। जैसे कि आपकी स्टेट के लेवल पे सरकार है, तो नीचे गांव के लेवल पे भी है, पंचायती राज सिस्टम है, अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटीज हैं। तो ये वाला क्लॉज कब ऐड हुआ था? इसके लिए कुछ आर्टिकल्स, कुछ अमेंडमेंट और 2 शेड्यूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आप अभी समझ लीजिए इसी के थ्रू। देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी को रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए कौन से आर्टिकल्स ऐड करे गए हैं? इसके लिए आया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और इसके थ्रू हमारे संविधान में पार्ट 9
और 9A ये ऐड ऑन किया गया था। ये कब आया था? 1992 में। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि ग्रास लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे विलेज पंचायत होनी चाहिए। उसमें 3 लेवल स्ट्रक्चर होता है जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने हमें सजेस्ट किया था। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम विलेज पंचायत और ग्राम सभा, पंचायत समिति पढ़ेंगे। तो यानी कि गांव के लेवल पे भी एक बॉडी होनी चाहिए, ये विलेज पंचायत होनी चाहिए। और 74 में आया था म्युनिसिपैलिटीज, अर्बन एरियाज को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमें यह बताया गया। इसके अंदर पार्ट 9 है और आर्टिकल इससे जो जरूरी है वो है 243 के आगे पार्ट्स हैं। तो 243 में विलेज पंचायत आती हैं, उसमें ओ तक जाती हैं, फिर आगे आपका 243 में ही म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताया है। तो ये सब रिलेटेड है। इसके अलावा इसके थ्रू 2 शेड्यूल्स इंट्रोड्यूस किए थे, शेड्यूल 11 एंड 12। 11 पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है और 12 म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। तो 2 शेड्यूल भी ऐड करे गए थे इसी से रिलेटेड। और कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? देखिए आर्टिकल 40 के अंदर भी विलेज पंचायत बनाई जाएंगी, ये भी आर्टिकल 40 के अंदर है। आर्टिकल 40 किस में आएगा? रिवाइज करो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 36 से लेके 51। तो इस वाली भावना को सपोर्ट करने के लिए इतने सारे मैंने आपको एक्ट्स बता दिए कि 73rd 74 अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके अंदर पार्ट 9 ने जोड़ा गया, उससे रिलेटेड आर्टिकल 243 और आर्टिकल 40 पंचायती राज सिस्टम बनाने को बोलता है, और शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया। आई होप आपको डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा हमारे देश का। अब आ जाते हैं, डेमोक्रेटिक हो गया, सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक का वर्ड अब समझ लेते हैं हम कि रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। देखिए, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारे देश में कोई भी हेरिडिटरी हेड नहीं होगा। देखिए हमारे यहाँ पे रियल हेड कौन है? रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री जी। और नॉमिनल हेड हम किन्हें मानते हैं? नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। बहुत ही प्रेस्टिजियस ये पोस्ट होती है प्रेसिडेंट की, नॉमिनल हेड और रियल हेड। क्या ये इन दोनों में से कोई भी ऐसा होता है जो वंशवाद से आगे गया हो? नहीं होता है ना। ये दोनों ही इलेक्टेड होते हैं, ये दोनों इलेक्टेड होते हैं। जबकि यूके के अंदर बेशक वहां डेमोक्रेसी है लेकिन वहां पे क्वीन इलेक्टेड होती है, वो नॉमिनल हेड है, नहीं होती ना, तो वो एक रिपब्लिक नहीं कही जाएगी। ये रिपब्लिक के आइडियल्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये वाली चीजें निकली थी। कॉन्स्टिट्यूशन हमने वहां से अडॉप्ट करी है रिपब्लिक का फीचर। तो रियल हेड हो चाहे नॉमिनेटेड हेड हो, हमारे देश में दोनों के लिए इलेक्शन होगा। बल्कि बस प्रेसिडेंट के लिए ये होता है कि आप खुद वोट नहीं डालने जाते, इसमें भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इसका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है उससे रिलेटेड आर्टिकल है 54। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बताता है हमारा, और उसका प्रोसीजर आर्टिकल 55 के अंदर है। तो रियल हेड आपको बता दिया, नॉमिनेटेड हेड, ये दोनों ही इलेक्टेड होते हैं हमारे देश में, तो ये रिपब्लिक वर्ड को सपोर्ट करता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स में। देखिए अभी मैं प्रियम्बल का एक एक वर्ड आपको टटोल के बता रहा हूं ताकि आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी समझ में आए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस भावना को किस तरीके से आगे प्रूफ किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स देके। तो वो आर्टिकल्स मैं आपके सारे कवर करा रहा हूं। इसके बाद में मैं आपको इससे रिलेटेड थोड़े बहुत फैक्ट्स और बता देता हूं। देखिए अब थोड़ी सी डेट्स देख लेते हैं। नेचर तो हमने पढ़ लिया, इसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। अब आपको मैं एक दो फैक्ट्स बता देता हूं। देखो 9 दिसंबर 1946 इस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 मेंबर्स बैठे थे दिल्ली के अंदर। हमारा संविधान बनाने की जो विधि है वो यहां से शुरू हुई थी। ये कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू बिठाई गई थी। तब सचिदानंद सिन्हा जी को एज अ प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट चूज किया गया था। इसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर को 1946 अब यहां पे जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन
ये पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इसी को हम बोलते हैं प्रीएम्बल। इसका पहले नाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ऑब्जेक्टिव्स ही बता रहा है ना प्रीएम्बल कि हमें क्या फॉलो करने हैं, लेकिन इसके अंदर कौन से 3 वर्ड ऐड नहीं थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। बार बार रिवाइज करते रहो। और ये कब आए? 42वें संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 1976 के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पेश करा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कब पास हुआ, कब अडॉप्ट किया गया, तो वो डेट भी आप ध्यान रखेंगे, 22 जनवरी 1947 को। 22 जैन 1947 को ये अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। 42वां संशोधन मैंने बता दिया, 3 वर्ड कौन से ऐड हुए थे। अब आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स पे। देखो ऑब्जेक्टिव्स में हमें क्या क्या प्रॉमिस कर रहा है, क्या होना चाहिए। देखिए जस्टिस, न्याय, किस किस टाइप का? पॉलिटिकल, ये लिखा हुआ है, देखो मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूं, इधर आ जाओ। ये देखो हमें जस्टिस कौन कौन से मिल रही है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, न्याय हमें किस चीज का मिल रहा है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल न्याय कैसे मिलता है? देखो हमें पॉलिटिकल जस्टिस कैसे मिल रही है कि हम अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करते हैं ना, हम जाते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि हम 18 साल के होंगे और हम वोट डालने जा सकते हैं। इसके लिए और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस हमें दे रहा है। और ये 18 साल उम्र कौन से अमेंडमेंट में हुई है? देखिए पहले 21 साल उम्र हुआ करती थी वोट डालने की, इसे 18 में चेंज किया गया। ये सब बातें लिखते रहो, बहुत बार पेपर में रिपीट हुई है। ये किस संशोधन में आया? ये 61st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं प्रीएम्बल, क्योंकि एक एक टॉपिक मैं आपके लिए वही लेके आ रहा हूं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। समझ रहे हो? अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और आपने शेयर नहीं करी है तो ये बहुत बुरी बात है, या अभी जाके आप वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए बहुत मेहनत लग रही है आपके लिए, मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट ही प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कुछ भी फालतू की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। आते हैं अपने टॉपिक पे। पहले 21 साल उम्र थी, फिर इसको 18 साल कर दिया गया। अभी हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं। इसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी कहा जाता है कि आप 18 साल होते ही वोट डाल सकते हो। इसका ईयर है 1989। तो इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था? उम्र बदल के वोट डालने की 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इस तरीके से हमें पॉलिटिकल जस्टिस मिल रही है। इकोनॉमिक जस्टिस के लिए कौन सा पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया? डीपीएसपी, पहले बता चुका हूं। इसमें हमें सोशल जस्टिस मिल रही है, इसमें हमें इकोनॉमिक जस्टिस मिल रही है कि हम इकोनॉमिक वेलफेयर हो, हमारा वेलफेयर स्टेट बने। पार्ट 4 फिर से रिवाइज कर लो, आर्टिकल 36 से 51, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमिक जस्टिस को। और सोशल जस्टिस को कौन प्रमोट कर रहा है कि सोसाइटी में हमारी एक सी सिचुएशन रहे, तो वो करता है आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये भी एक बहाना हो जाता है सारे आर्टिकल रिवाइज करने का। अबॉलिशन ऑफ, इसको ऐसे कर लीजिए, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये है आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी में आता है, और ये है आर्टिकल 18, ये भी राइट टू इक्वालिटी में आता है कि हमारे देश में जो अनटचेबिलिटी है उस पर अबॉलिशन है और कोई टाइटल्स नहीं ले सकते आप। तो ये भी सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से सोशल जस्टिस को। सोशली हमारी सोसाइटी में जस्टिस है। इसके बाद में आ जाते हैं, जस्टिस हो गया, इक्वालिटी वाला मेजर देख लेते हैं एक बार। ये अब हम ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं प्रीएम्बल के। इक्वालिटी, तो इक्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए हमारे देश में बिल्कुल भावना समता में रहे, सब एक दूसरे के साथ इक्वल रहे, उसके लिए कौन से आर्टिकल्स हैं? इसके लिए है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, ये है राइट टू इक्वालिटी। इसके अंदर सारे इक्वालिटी को सपोर्ट करने वाले आर्टिकल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स में आता है, और फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। बार बार रिवाइज कराता रहता हूं मेरे को जब मौका मिलता है, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें छप जाए। तो इक्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी तरह से आ जाते हैं, आप हमारा क्या हो गया? लिबर्टी रह गया। देखो अब लिबर्टी पे आते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो लिबर्टी भी तो होनी चाहिए ना। तो लिबर्टी को सपोर्ट करने के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं? एक है आर्टिकल 19,
इसमें राइट टू फ्रीडम है और ये हमें लिबर्टी दे रहा है। कितने टाइप की फ्रीडम है हमारे यहाँ? 6 टाइप की फ्रीडम हमें मिलती है आर्टिकल 19 के अंदर। कौन कौन सी? एक तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब अपनी कॉपी में लिखते जाओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी कौन सी हमें फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स। अब आप गोली बारूद लेके नहीं कहीं असेंबल कर सकते। उसके बाद में है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। 3 फ्रीडम हो गई। इसके अलावा और कौन सी फ्रीडम होती है? एक फ्रीडम होती है, इधर लिख रहा हूं, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। आप पूरी कंट्री में फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हो, लेकिन वेले मत घूमना। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ये हमें 4th हमारी स्पीच, हमें राइट टू फ्रीडम मिलता है। एक हमें 5th, इसको इरेज कर दूं, इतना लिख लिया, फिर से बताया तो राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है और फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री है। ये हो गए 4। इसके अलावा 2 फ्रीडम हमें और मिलती हैं। कौन कौन सी है वो? एक है फ्रीडम टू मूव हो गया, एक है फ्रीडम टू, ये 5वीं है ना, फ्रीडम टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। फ्रीडम टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप कंट्री के किसी भी पार्ट में जाकर सेटल हो सकते हो। दूसरा है आपके पास आजादी है किस चीज की? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। आप कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो जो लीगल हो। जो इलीगल हो, अब आप दारू बेचने लग जाओ इलीगली तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो अब ये हो गए, हमें लिबर्टी प्रोवाइड कर रही हैं ये चीजें। तो लिबर्टी वाला जो आइडियल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल में, उसे भी सपोर्ट करने के लिए आर्टिकल 19 मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं, फ्रेटर्निटी रह गया। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। हमारे देश में एकता की भावना बनी रहे। हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इस देश को एक तरह से बांध के रखना आसान टास्क नहीं है, आपको पता ही है। तो ब्रदरहुड को सपोर्ट कैसे मिलता है? फ्रेटर्निटी कौन से आर्टिकल सपोर्ट करते हैं? एक तो हमारे देश में सेक्युलरिज्म है, इससे हम एक रहते हैं, सेक्युलरिज्म है। और सेक्युलरिज्म कौन से आर्टिकल में बताया था मैंने आपको? आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। एक और चीज है फ्रेटर्निटी के अंदर, क्या है वो? कि हमारे संविधान में इंटीग्रिटी वर्ड ऐड कर दिया गया था। कौन से संशोधन में? 42वें संशोधन में, 1976 अमेंडमेंट। तो इस तरीके से हमने फ्रेटर्निटी को भी सपोर्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस है। सेक्युलरिज्म है, इंटीग्रिटी वर्ड ऐड कर दिया गया। ये था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रियम्बल। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपसे प्रियम्बल में, वो भी समझ लेते हैं इसी स्लाइड पे, इसको क्लियर करते हैं। एक सवाल ये बनता है कि क्या प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है? तो इसके लिए आप क्या याद रखेंगे? ऐसा वर्डिक्ट कौन से केस के अंदर आया था? देखिए 1960 में केस हुआ था, रे बेरूबरी वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नाम याद रख लेना। इस वाले केस ये 1960 में हुआ था। इसके अंदर वर्डिक्ट ये दिया गया था कि नहीं, जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए ये अनअमेंडेबल है, इस पे आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो ये तो आया था इस केस में। जबकि 1971 में जो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ
केरला, ये वाला जो केस था ना, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना वर्डिक्ट के ऊपर गौर करा कि यार देखो, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो प्रियम्बल है, वो भी तो उसी प्रोसीजर से पास हुआ है, उसी प्रोसीजर से अडॉप्ट हुआ है जिस तरीके से बाकी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो क्यों नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। तो यहां तय हुआ कि यस, इट इज एन इंटीग्रल, यहां से भी सवाल बन जाता है पेपर में, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चे इस वाले टॉपिक को यूं छोड़ के चले जाते हैं कि यार छोटा सा तो है, इसमें से ज्यादा से ज्यादा क्या सवाल बन जाएंगे। देख लीजिए आपके सामने कितनी सारी इंफॉर्मेशन है सिर्फ एक पन्ने के ऊपर, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में कितना बड़ा है। यस, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1971 के केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के अंदर आया था और बोला गया था कि हाँ, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं प्रियम्बल में जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करे। समझे मेरी बात? बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक भावनाएं हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, नेचर है, उसको आप चेंज नहीं कर रहे हो तो आप अमेंड कर लो। इसीलिए एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो आर्ग्यूमेंट ये उठता है कि उसके अंदर क्यों 3 वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो उसका जवाब ये है कि ये 3 वर्ड इन भावनाओं को और स्ट्रॉन्ग ही बना रहे हैं, ना कि उनको वीक कर रहे हैं। इसलिए ये जस्टिफाइड है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो प्रियम्बल हमने कानून में चेंज लाए हैं, प्रियम्बल में अंदर हम अमेंडमेंट लाए हैं। तो ये सारे फैक्ट्स हो गए। और इसके बारे में कई लोगों ने कुछ टिप्पणी करी थी, तो वो भी आप ध्यान रखोगे। टिप्पणी का मतलब कि क्या क्या स्टेटमेंट दी थी। तो एक थे बड़े फेमस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के.एम. मुंशी जी। के.एम. मुंशी जी, उन्होंने प्रियम्बल को कहा था पॉलिटिकल होरोस्कोप। पॉलिटिकल होरोस्कोप। हर लेवल के मैंने क्वेश्चन आपको इस सेशन में कवर करवा दिए हैं। ज्यादा देर का लेक्चर नहीं है। अगर आपको स्लो लगता है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन सारी बातें इंपॉर्टेंट है तो पूरा देखना। के.एम. मुंशी पॉलिटिकल होरोस्कोप बोल के चले गए प्रियम्बल को। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 मेंबर्स थे, वो सारे मैंने आपको पॉलिटिकल कि आप नीचे इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाओ, अभी 2 वीडियो है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स कवर्ड है। एक लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करता हूं आपको 10 लेक्चर का सामान दे दूं, और वो होता भी है। उसके लिए आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा वीडियो बनाने में भी। नहीं तो अगली बार मैं भी आऊंगा, प्रिंटेड चीज आपको पढ़ा के चला जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। इससे आप शायद अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, कॉपी में लिखते चलो चीजों को। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप के.एम. मुंशी जी ने कहा। अर्नेस्ट बारकर, ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर थे। इन्होंने, अर्नेस्ट बारकर ने इनको कहा कि ये है कुंजी कॉन्स्टिट्यूशन की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को उन्होंने ऐसा कहा, ये कुंजी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। और एक और रह गए हैं, इनका नाम है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव, BHARGAVA। कोई भी बात आपको मेरे से बोलनी है, आप मेरे से जुड़ सकते हो। पहले तो आप कमेंट करके नीचे बताओ आपको किस टाइप के और लेक्चर्स चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आपके लिए ऐसे लेके आता ही रहूंगा। ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। ऐसा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। कुंजी संविधान की, अर्नेस्ट बारकर। और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा गया के.एम. मुंशी द्वारा। ये थे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसको बी.आर. अम्बेडकर की स्टेटमेंट के साथ कंफ्यूज मत करना। उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। इन्होंने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। कोई चीज समझ में ना आई हो, ये कंप्लीट लेक्चर था आपका। जो जितने भी सवाल आपके प्रियम्बल से या प्रियम्बल के बाहर से भी बनते, मैंने वो भी आपको अच्छे से कवर करा दिए हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने ग्रुप्स में आप डालो, बच्चों को पता लगे हम एकदम टू द पॉइंट आपको चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, वरना धीरे धीरे फिर वीडियोज़ की क्वालिटी, अभी देखिए आप कितनी अच्छी चल रही है,
आप इसको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अपने मतलब की जो वीडियो देखनी है प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर सब्जेक्ट वाइज बटी हुई है, डेली करंट अफेयर्स भी इस चैनल पे कराया जा रहा है और धीरे धीरे करके अभी हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। मैं आपके लिए ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी अभी बनाऊंगा, उसके अंदर भी वीडियोस चलती जाएंगी। जितनी वीडियोस हैं आपको सब देखनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर में मजा आया हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।